ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है एपीसी, रोल ऑफ एपीसी जीन इन एंटी प्रोलिफरेशन। सो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एपीसी का जो जीन होता है वो एपीसी के मॉलिक्यूल को कोड करता है, और एपीसी का मॉलिक्यूल ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, जो कोलोन का रीजन होता है हमारी इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जो एपिथेलियम होती है वहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रही होती है। सो अगर हमारे पास एपीसी जो जीन है ये एपीसी मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा तो क्या होगा, एपीसी की म्यूटेशन होगी। सो नॉर्मली हमने पहले मैकेनिज्म देखना है कि एपीसी करता क्या है। एपीसी का काम ये है कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, इट इज बीटा कैटेनिन। जो बीटा कैटेनिन मॉलिक्यूल है इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है। न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने के बाद ये हमारे पास लगता है उस वहाँ मॉलिक्यूल के साथ, और ट्रांसक्रिप्शन करके और अगेन रेप्लिकेशन करके जो डीएनए उसके मॉलिक्यूल को बढ़ाता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन करते हुए प्रोलिफरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। बीटा कैटेनिन का ये काम होता है। अब एपीसी का क्या काम है, एपीसी के साथ जैसे ही रिसेप्टर लगा और ये हमारे पास बीटा कैटेनिन जो है वो रिलीज हुआ, तो फौरी तौर पे एपीसी जो है वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है। एपीसी जो है बीटा कैटेनिन के साथ अटैच होता है, बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। बीटा कैटेनिन जब डिस्ट्रॉय होकर फ्रेगमेंट्स में बन जाता है तो हमारे पास ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन रुक जाती है। सो प्रोलिफरेशन नहीं होती। अब दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि जो हमारे पास एपीसी है वो हमारे पास बना जरूर है, लेकिन वो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एपीसी अटैच नहीं हुआ बीटा कैटेनिन से। ठीक है, तो बीटा कैटेनिन से अटैच न होने की वजह से कुछ म्यूटेशन आई, सिग्नलिंग म्यूटेशन आई, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन से अटैच नहीं हुआ। जब बीटा कैटेनिन से अटैच नहीं हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास बीटा कैटेनिन ये एंटर हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और प्रोलिफरेशन करवा देगी। यहाँ पे एक और फैक्टर होता है WNT। WNT फैक्टर का क्या काम है कि जब हमारे पास इसने अटैच होना है तो उस टाइम हमारे पास एपीसी के मॉलिक्यूल ने अपीयर होना है। सो तीसरा हमारे पास क्या है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एपीसी है उसका जीन ही म्यूटेट है, जिस वजह से एपीसी ही नहीं बना। जब एपीसी ही नहीं बना तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फिर अगेन बीटा कैटेनिन जो एंटर हो जाएगा और वहां पे प्रोलिफरेशन करा देगा। सो नॉर्मली क्या काम है कि जो बीटा कैटेनिन के साथ अटैच होता है एपीसी और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे प्रोलिफरेशन नहीं हो पाती। सो जब जैसे ही हमारे पास एपीसी का मॉलिक्यूल खुद नहीं होगा, ये अटैच नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा होगी, तो कैंसर हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास, हम जब कहते हैं ना कि एपीसी की म्यूटेशन हो, तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमारे पास फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉलिप्स बन जाते हैं इंटेस्टाइन में। पॉलिप्स हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियम है तो वहां पे एग्जैजिटेशन हो जाती है और बाहर की तरफ से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम पॉलिप कहते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये पॉलिप पॉलिप होता है। सो हमने ये कहा था फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होती है, हम पीछे लेक्चर के अंदर एक के अंदर पढ़ चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन, ये हमने पढ़ा था। ये देखिए, एपीसी के अंदर अगर म्यूटेशन होगी तो फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस हो जाएगी, यानी कोलोन के अंदर कैंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा पॉलिप्स बनेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एपीसी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं विच इज द सीक्वेंस और द कैस्केड टू शो द मेटास्टेसिस या हेमाटोजेनिस स्प्रेड ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा आया हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट आपके पास 4 to 5 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, सो हम इस डायग्राम से डिस्कस करते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म, सेल के ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कोई स्टिमुलस मिला, कोई हर्ट हुआ, कोई कह लें कि आप डैमेज हुआ, जिससे सेल ट्रांसफॉर्म होगी। फिर क्या हुआ, कोलोनल एक्सपेंशन हुई, वहां पे ग्रोथ हुई, डाइवर्सिफिकेशन, एंजियोजेनेसिस वगैरह, ये हम ऑलरेडी सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि कैसे हमारे पास एक ट्यूमर स्टार्ट होता है, हॉल मार्क्स में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कोलोन, सब कोलोन बने, मेटास्टेटिक सब कोलोन। ये हमारे पास वो एरिया जहां पे बनी। आगे हमारे पास क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के आगे ये पड़ी हुई है आपकी वेसल पड़ी हुई है। ठीक है, सो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर अडहेयर करेंगे और इन्वेजन करेंगे, इन्वेजिनेशन करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन से और वहां से क्रॉस कर देंगे। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी जो हमारे पास ब्लड वेसल के बाहरी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके दरमियान, वहां से फिर हमारे पास ये
पहले हमारे पास हुई इन्वेजन, फिर हमारे पास हुई इंट्रावेगन, यानी ये कैपिलरी या आर्टरी के अंदर आ गया ये वाला जो हमारे पास मेटास्टेटिक सब कोलोन बना था, और इसने इंट्रावेगन कर लिया, यानी वेसल के अंदर एंटर हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेगा, लिम्फ नोड, लिम्फ सेल्स वगैरह के साथ और इन सब के साथ जो है वो हमारे पास ये अटैच होगा, और इस तरह हमारे पास होस्ट लिम्फोइड सेल के साथ होगा। फिर हमारे पास ये इम्बोलस बन जाएगा। फिर अगेन हमारे पास ऑपोजिट साइड पे बेसल मेम्ब्रेन से अटैच करेगा। फिर होगी एक्स्ट्रावेगन, एक्स्ट्रावेगन होगी तो फिर हमारे पास ये डिस्टेंट साइड पे किसी और साइड पे जाकर डिपॉजिट बना देगा, जिससे मेटास्टेटिक ट्यूमर बन जाएगा। सो वहां पे एंजियोजेनेसिस होगी और ग्रोथ होगी। सो ओवरऑल एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाता है ये हमारे पास, दिस इज स्कीमेटिक कैस्केड या कैस्केड दैट शोज द मेटास्टेटिक डिस्टेंट स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। ठीक हो गया। सो अगेन कैसे हुआ, इन्वेजन, इन्वेजन के बाद आपको पता है कि जैसे कि बेसल मेम्ब्रेन पे चला गया, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से क्रॉस किया, फिर इंट्रावेगन हुई, फिर इंट्रावेगन के बाद वहां पेनिट्रेट किया वेसल्स के अंदर या लिम्फ चैनल के अंदर, वहां पे होस्ट लिम्फोसाइट के साथ किया, फिर इम्बोलस बना, फिर वहां से अगेन एक्स्ट्रावेगन हुई, एक्स्ट्रावेगन होके वहां पे उसने कंप्लीट अपनी एक्टिविटी शो कर दी। इसके बाद जीनोमिक इंस्टेबिलिटी के डीएनए रिपेयर में कोई मसला हो गया या डीएनए की डैमेज हो गया, इसकी वजह से हमारे पास ट्यूमर हो सकता है, जैसे कि हमारे पास हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर सिंड्रोम है ड्यू टू डिफेक्ट इन द मिसमैच रिपेयर। इसी तरह जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है विच इज रिजल्टिंग इन द डिफेक्ट इन द न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। ब्लूम सिंड्रोम, एटेक्सिया जो एंड फैनकोनी एनीमिया ड्यू टू द डीएनए रिपेयर बाय द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। सो डिफरेंट डैमेज या फिर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू डीएनए को डैमेज आए या डीएनए का रिपेयर इंपेयर हो जाए, तो उस वजह से हमारे पास डिफरेंट तरह के ट्यूमर हो सकते हैं, जिसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ ली है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया डिसरेगुलेशन ऑफ द कैंसर एसोसिएटेड जीन्स। हम जीन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट जीन जो होते हैं उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, एम्पलीफिकेशन हो जाए, तो उस वजह से भी हमारे पास जो है वो हो सकता है, ट्यूमर बन सकते हैं। सो ये डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स है जिनकी एग्जांपल्स दी हुई है। सो ऐसा चीज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनको एक दफा एक रीड देनी है। उसके बाद आगे हमारे पास एपिजेनेटिक जीन, दीज आर रेफर टू द फैक्टर अदर देन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड सेलुलर फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल हमारे पास silencing of the tumor suppress the gene by the local हाइपरमिथाइलेशन ऑफ डीएनए, यानी मिथाइलेशन होगी, कोई ग्रुप अटैच हो गया जिसकी वजह से हमारे पास डीएनए की हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर, सो जिसकी वजह से ट्यूमर हो सकता है। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम इंशाल्लाह कार्सिनोजेनेसिस कंप्लीट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।